जय सिया राम। आज ये मैं 1 महीने बाद वीडियो इसमें डाल रहा हूँ क्योंकि कोर्स 10वीं का खत्म हो गया था। अब नया कोर्स 11वीं और 12वीं का चालू करना है। तो आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस परीक्षा बोध बुक से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान। लिखने में ज्यादा वीडियो बड़ी होगी, बताने में आप लोग बड़े बड़े हैं, सब समझ जाएंगे। अब इसमें आप जरूरी नहीं कि परीक्षा बोर्ड से ही क्वेश्चन ढूंढना है, किसी भी बुक से ढूंढ सकते हैं। तो आराम आराम से सुनिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, मोल क्या है। मोल क्या है। दूसरा है सीमांत अभिकर्मक क्या है। एक सार्थक अंक पूछे जाएंगे। अब सार्थक अंक मतलब कुछ भी अंक निश्चित नहीं है, मतलब सार्थक अंक आते हैं। और एक है एवोगेड्रो का नियम। एवोगेड्रो का नियम क्या है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, इस नियम की आधुनिक स्थिति क्या है। फिर इसके बाद आप आ जाइए, मूलानुपाती सूत्र क्या है। फिर गुणित अनुपात का नियम क्या है, एक उदाहरण देकर बताइए। फिर स्थिर अनुपात का नियम क्या है, समस्थानिक की खोज ने इसे किस प्रकार प्रभावित किया। एक क्वेश्चन ये हो गया। मोलरता और मोललता में अंतर। किसी पदार्थ का अणुसूत्र उसके मूलानुपाती सूत्र से किस प्रकार संबंधित होता है। ठीक। डाल्टन के परमाणुवाद के मुख्य बिंदु लिखिए। ये पहले पार्ट का आपके इतने क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणुवाद का मुख्य बिंदु। अब दूसरे पार्ट में चलते हैं कि सोडियम लैंप से 580 nm तरंगदैर्ध्य लैम्डा वाला पीला प्रकाश उत्सर्जित होता है। पीले प्रकाश की आवृत्ति भी और तरंग संख्या की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन हो गया। He+ स्पेक्ट्रम में बामन संक्रमण n=4 से n=2 के तरंगदैर्ध्य के समान हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या संक्रमण होगा। फिर क्वेश्चन नंबर इसमें तीसरा है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s² 3d4 के स्थान पर 4s1 3d5 लिखा जाता है, क्यों। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, इसका गणितीय स्वरूप लिखिए। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, इसका वो लिखना है। एनोड किरणें कैसे उत्पन्न होती हैं। फिर प्रोटॉन के लक्षण लिखिए। ठीक है, प्रोटॉन के लक्षण लिखिए। अब इसमें एनोड किरणों हो गया। फिर लिखना है पाउली का अपवर्जन नियम, इसकी उपयोगिता लिखिए। n+l का नियम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपवाऊ का नियम क्या है ना। फिर इसके बाद हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। फिर इसके बाद आप आ जाइए आगे, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कौन सी कमियां तथा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। बोर सिद्धांत के मुख्य दोष क्या हैं, या बोर परमाणु है ना, बोर सिद्धांत के मुख्य दोष और बोर परमाणु का परमाणु मॉडल है ना, और इसके अपग्रहित लिखना है। फिर एक देखिए, क्वांटम संख्या क्या है, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है ना। ये क्वेश्चन क्वांटम संख्या क्या है, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है। कक्ष और कक्षक में अंतर लिखिए। कक्ष और कक्षक में अंतर लिखना है। डी ब्रॉगली की संकल्पना लिखिए, है ना। डी ब्रॉगली समीकरण हो गया। अब इसके बाद आगे आ जाओ आप, पार्ट 3 आपका है तत्वों के वर्गीकरण गुणधर्मों में आवर्तिता। आधुनिक आवर्त नियम क्या है। दूसरा क्वेश्चन, आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी को परिभाषित करने में विलगित गैसीय परमाणु तथा आद्य अवस्था पदों की सार्थकता क्या है। तीसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में मूल अंतर क्या है। चौथा क्वेश्चन, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। फिर डोबे राइनर का त्रिक नियम क्या है ये। और एक क्वेश्चन है, ऋण आयन की आयनिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से अधिक होती है, क्यों। अथवा ऋण आयन का आकार संगत परमाणु से बड़ा होता है, क्यों। ऋण आयन का आकार संगत परमाणु से बड़ा होता है, क्यों। फिर आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है, समझाइए। परिरक्षण प्रभाव से आप क्या समझते हैं। फिर इसके बाद है पी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, इसके मुख्य लक्षण लिखिए।
फिर इसके बाद आप आ जाइए परमाणुक त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या को समझाइए। परमाणुक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या को समझाइए। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देते हुए आवर्त सारणी में इसका स्थान निश्चित कीजिए। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? इस नियम के आधार पर बनी आवर्त सारणी का संक्षिप्त विवरण कीजिए। आयनन ऊर्जा से क्या समझते हो? आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आयनन ऊर्जा को क्या समझते हो? इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? इसके प्रभावकारी कारकों का उल्लेख कीजिए। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? इसके प्रभावकारी कारकों का उल्लेख करना है। अब चलते हैं पार्ट 4 पे, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। आयनिक आबंध बनाने के लिए अनुकूल कारकों को लिखिए। फिर CO3 2- मतलब आयन के संदर्भ में अनुनाद के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, द्विध्रुव आघूर्ण को से क्या समझते हैं? हाइड्रोजन बंध से क्या समझते हैं? अनुनाद से क्या समझते हैं? अनुनाद ऊर्जा से क्या समझते हैं? ये सब छोटे क्वेश्चन हैं। जालक ऊर्जा और जलयोजन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन है आबंध कोटि से आप क्या समझते हैं? फिर इसके बाद आप आ जाइए पाई बंध और सिग्मा बंध में अंतर लिखिए। संकरण के नियम, हाइब्रिडाइजेशन के नियम करना। फिर इसके बाद इसमें संकरण के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि BeCl2 अणु की संरचना रेखी होती है। sp संकरण को उचित उदाहरण सही समझाइए। अष्टक नियम को परिभाषित कीजिए तथा इस नियम के महत्व और सीमाओं को लिखिए। इसके बाद आप आ जाइए विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी से किस प्रकार भिन्न है? संयोजकता बंध सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं लिखिए, है ना। इसी को कहते हैं BBT, क्या हाँ BSPR, है ना। विद्युत संयोजी और सहसंयोजी यौगिक में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत संयोजी यौगिक और सहसंयोजी यौगिक में अंतर। फिर अनुनाद क्या है? बड़े में भी पूछ सकता है, तो थोड़ा मतलब इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, है ना। अणुकक्षक सिद्धांत के मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए, है ना। संयोजकता कोष, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, ये इसको बोलते हैं इसको आप सॉरी उसको नहीं, इसको बोलते हैं VSEPR, है ना, थ्योरी। O2 अणु के आणविक आरेख बनाइए। फिर इसके बाद आप आ जाइए BSPR सिद्धांत आप लोग पढ़ लीजिएगा। 5वां पाठ ऊष्मागत की, इसमें ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया क्या है? दलीय चिन्ह ऋणात्मक होता है, क्यों उसी में अथवा में दे सकता है, उसको जब पढ़ेंगे तो। विस्तीर्ण एवं गहन गुण के उदाहरण समझाइए। फिर ठीक है। इसके बाद ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, है ना। फिर एंट्रोपी को परिभाषित कीजिए। जल वाष्प, जल और बर्फ में किसकी एंट्रोपी अधिक है और क्यों? फिर इसके बाद P del V इक्वल del nRT, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको प्रूव करना है। P del V इक्वल del nRT। del H तथा del U में क्या संबंध है? ये क्वेश्चन हो गया आपका। फिर इसके बाद हेस का नियम लिखना है। रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम तथा इसका गणितीय व्यंजक भी लिखिए। इसी को प्रथम नियम भी कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम को ही प्रथम नियम कहते हैं। आप लोग ये जानकर पढ़िएगा। आंतरिक ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? इसका वास्तविक मान प्राप्त किया जा सकता है। बाष्पन की ऊष्मा और संवहन की ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। फिर इसके बाद ऊष्माधारिता क्या है? Cp - Cv इक्वल R, व्यंजक को स्थापित कीजिए। इसमें सिद्ध कीजिए कि del P बराबर del HP, अथवा सिद्ध कीजिए कि स्थिर दाब में स्थिर ताप पर अवक्रिया की ऊष्मा निकाय की एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है। ठीक है, एक बार और दोनों क्वेश्चन रिपीट करता हूं। एक तो Cp - Cv इक्वल R, ये व्यंजक आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक है Qp इक्वल del HP, है ना।
एक और क्वेश्चन है, किसी सिलेंडर में बंद आदर्श गैस को चित्रानुसार एकल पद में नियत बाह्य दाब P द्वारा संपीड़ित किया जाता है तो गैस पर किया गया कार्य कितना होगा, ग्राफ समझाइए। उत्क्रमणी एवं अनुत्क्रमणी प्रक्रम में अंतर, हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम समझाइए तथा इसे उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेल एच इक्वल डेल यू प्लस पी डेल वी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेल एच इक्वल डेल यू प्लस पी डेल वी। फिर इसके बाद मुक्त ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका गणितीय स्वरूप, या इसी को डेल जी इक्वल डेल एच माइनस टी डेल एस, इसको आप पढ़िएगा। फिर पार्ट 6 में चलते हैं कि साम्य अवस्था पर उत्प्रेरक के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। पार्ट 6 साम्य अवस्था। अब इसके बाद सांद्रता भागफल किसे कहते हैं, लुईस अम्ल एवं लुईस क्षार को समझाइए उदाहरण सहित। इसके बाद आप आ जाइए, बफर विलयन एवं प्रतिरोधी विलयन किसे कहते हैं, अम्लीय बफर एवं क्षारीय बफर और बफर विलयन के उपयोग लिखिए। फिर एक है हेनरी का नियम लिखिए। संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार से किसे कहते हैं, क्या समझते हैं। अम्ल और क्षार की ब्रांस्टेड-लॉरी अवधारणा बताइए। ली सतालिए का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ली सतालिए का नियम, आप इसको पढ़ लेना। एक क्वेश्चन और है इसमें, मतलब अथवा में देखेंगे जब, तो है उत्क्रमणी अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव। फिर एक है पीएच मान क्या है, ये किसे कहते हैं। एक है साम्य अवस्था स्थिरांक की विशेषताएं लिखिए, ठीक है। एक केपी और केसी में संबंध, या केपी इक्वल केसी आर टी डेल एन, या द्रव्य अनुपाती नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 क्वेश्चन है, तीनों का एक ही आंसर है। केपी और केसी में संबंध, केपी बराबर केसी आर टी डेल एन, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। पीएच और पीओएच मान में संबंध स्थापित कीजिए। पीएच और पीओएच मान में संबंध, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आयरन की मात्रा और आयरन स्थिरांक में संबंध स्थापित कीजिए, मतलब इस तरह भी दे सकता है कि अंडर रूट के 1/c इक्वल अल्फा, प्रूफ, इसको प्रूफ करना है। इसी को ओस्टबार्ड तन्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन कीजिए, इसमें ओस्टबार्ड तन्यता का नियम भी है। इसी के साथ 7वां पार्ट चालू होता है। 7वां पार्ट में आ जाइए। S4O6 2- की संरचना स्पष्ट कीजिए और सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +5 है, स्पष्ट कीजिए करना है। इसमें एक है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत एवं स्थानांतरण के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन को स्पष्ट कीजिए। लवण सेतु क्या है, इसके 2 कार्य लिखना है। ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता में क्या अंतर है, इसको लिख लेना है। फिर NO4 2- अम्लीय माध्यम में असमानुपातन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है किंतु MnO4- नहीं करता, कारण स्पष्ट कीजिए। विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा एवं डेनियल सेल की रासायनिक अभिक्रिया दर्शाना है। नरनस्ट समीकरण E और E0 में संबंध स्थापित कीजिए। इसके बाद मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है ना, ये कैसे बनाया जाता है, इसका आपको बना लेना है। फिर इसके बाद आप डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद पाठ 8 में चलिए। पाठ 8 में देखिए इसमें सही जोड़ियां कुछ पढ़ लीजिएगा जो परीक्षा बोर्ड में दी हैं। या तो पहला क्वेश्चन इसमें मैं बताता हूं। C3H60 अणुसूत्र वाले 2 क्रियात्मक समावयवी यौगिकों की संरचना सूत्र एवं प्रचलित नाम लिखिए। C3H6O अणुसूत्र वाले 2 क्रियात्मक समावयवी यौगिकों की संरचना सूत्र, फिर से समझ लीजिए। पेंटेन के समावयवी लिखिए और उसमें उपस्थित समावयवता लिखिए। श्रृंखला वलय समावयवता को उदाहरण सहित समझाइए। इसमें IUPAC का नाम भी आ सकता है, आप भी बिल्कुल। और इसमें ऐसा भी दे सकता है कि इनमें से कौन अधिक स्थायी और क्यों। ON NCH2 CH2O- और CH3 CH2O-। इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही में अंतर।
और क्रियात्मक समूह, अनुनाद, प्रेरणिक प्रभाव, कार्बन ऋणायन, ये जो टॉपिक है इनको समझाना है। फिर से समझिए, क्रियात्मक समूह, अनुनाद, प्रेरणिक प्रभाव, कार्बन ऋणायन। कार्बनिक यौगिकों के तत्वों के परीक्षण हेतु सोडियम निष्कर्ष क्यों बनाया जाता है? कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन का सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण करते समय HNO3 मिलाते हैं क्यों? फिर एक क्वेश्चन है इसमें कि CaSO4 और कपूर के मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए उपयुक्त तकनीक बताइए, है ना। ऐसे एक क्वेश्चन और आगे, एक ऐसे दो यौगिक जिनकी विलेयताएं विलायक यश से भिन्न है को पृथक करने की विधि की व्याख्या। फिर ज्यामितीय समावयवता का कारण लिखिए, है ना। क्रियात्मक समूह समावयवता किसे कहते हैं, इसको बिल्कुल आप पढ़ लेना, ठीक है। नाभिक स्नेही और नाभिक इलेक्ट्रॉन स्नेही में अंतर तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये पूरे पाठ में। कार्बोनियम एवं कार्बोनियम पर संक्षिप्त टिप्पणी पहले बता दिया हूं, प्रेरणिक प्रभाव वाला, इसको आप पढ़ना है इसको। इसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। प्रेरणिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर पढ़ लेना आप लोग। और एक क्वेश्चन आएगा इसमें से, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन के आकलन की जलडाल विधि, जलडाल आप समझ लेना, जलडाल विधि को पढ़ लेना। एक ड्यूमा विधि है, कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन निर्माण की ड्यूमा विधि, ये दो में एक पढ़ लेना, राम जी चाहेंगे तो आएगा ही आएगा। इसके बाद पेपर क्रोमैटोग्राफी के सिद्धांत को समझाइए, पेपर क्रोमैटोग्राफी के सिद्धांत, है ना। फिर पाठ 9 में चलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया को समीकरण सही समझाइए। दूसरा लिंडलार उत्प्रेरक क्या है, इसके दो उपयोग। ज्यामितीय समावयवता किस प्रकार यौगिकों में पाई जाती है, उदाहरण सहित बताइए। फिर इसके बाद हकल का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट, हकल। डिल्स एल्डर अपक्रिया को समीकरण सही समझाइए। बेंजीन में 3 द्विबंध होते हैं फिर भी यह अत्यधिक स्थायी होती है, क्यों? मार्कोनी काफ का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र क्या है। फिर इसके बाद BHC क्या है, इसका उपयोग। सेट जेफ नियम क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। समपक्ष विपक्ष समावयवता क्या होती है ना। एक क्वेश्चन है, बेंजीन यम डाई नाइट्रो बेंजीन और टॉलुइन में से किसका नाइट्रीकरण आसानी से होता है और क्यों? फिर भंजन से आप क्या समझते हैं, भंजन तथा इसके उपयोग पर टिप्पणी लिखिए, एक क्वेश्चन ही हो गया। एल्कीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या एसिटिलीन, एक एल्कीन या एसिटिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, आप दोनों बिल्कुल बेहतरीन पढ़ लेना, नहीं बाद में बहुत पछताओगे। एक है इसमें सबाते और सेंडरेंस अभिक्रिया, वुटज अभिक्रिया, विकार्बोक्सिलीकरण, इसको ड्यूमा अभिक्रिया बोलते हैं, स्वार्ट अभिक्रिया, इसको आप पढ़ लेना। इसके बाद जो है आपका बेंजीन को प्राप्त करने की निम्न रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। एथाइन के चक्रीय बहुलीकरण से, पहला टॉप नंबर। एरोमेटिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण से, फिनाल के अपचयन से। एथीन बेंजीन की निम्नलिखित अभिक्रियाएं समझाइए। दहन, हाइड्रोजनीकरण, ओजोनीकरण, ठीक है। अब आप इनको पढ़ने के बाद बिल्कुल, ये तो है कि मैं ज्यादा तो नहीं कहता पर इतना कहता हूं कि 70 मतलब रिजल्ट दोनों मिला के आपका 70 से 80% इतने में बन जाएगा। आप इनको देख लेना, पढ़ लेना, और या मेरे जो 10वीं के गेस्ट पेपर मैंने बनाए तो उसको देख लेना आप लोग, थोड़ा कि आपको विश्वास हो जाएगा फंसता है क्या नहीं, है ना। और क्लास 11th और 12th की इसमें अब चालू होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। जय सिया राम।